नुकसान देश का होगा, मतदाता का नुकसान होगा। सच तो ये है कि सत्ता हासिल करने के लिए ईडी और सीबीआई जिस तरीके से कार्य की या जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में उसको कार्य करवाया गया वह एक गैर संवैधानिक तरीका था। सिर्फ विपक्ष पर ही सारे हथकंडे अपनाना। 25 तारीख को यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, 25 मई को, और 5वें फेज का चुनाव होने वाला है। तो अंबेडकर नगर के संदर्भ में जानना कहाँ कुछ बाकी रह गया है। अंबेडकर नगर की लड़ाई हमेशा बसपा और सपा के बीच में हुआ करती थी, जहाँ तक तकरीबन पिछले दशक से जो चल रहा है। आज के हालात में अगर देखेंगे तो क्या लगता है कि भाजपा यहाँ अपना परचम लहरा लेगी, जबकि पिछली बार नहीं लहरा पाई। तो अब की ऐसा कौन सा कारण बन जाएगा जिसके चलते भाजपा यहाँ सक्सेस हो जाएगी? मेरा ये सवाल नहीं, ये जवाब है। जी दूसरा ये है कि राजनीति में इस समय दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने के लिए हर कंडे अपनाए जा रहे हैं। बहुत हम एक राजनीतिक पार्टी को नहीं कहेंगे, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन भाजपा किसी भी तरह अपने हाथ से कुर्सी गंवाना नहीं चाहती है। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने के बाद जो वो रिहा हुए हैं 1 तारीख तक, और उसके बाद से किस तरह की राजनीति दिल्ली में आ रही है कि दिल्ली की 7 सीटें अरविंद केजरीवाल लेके चले जाएंगे या कुछ सीटें देंगे? सच तो ये है कि सत्ता हासिल करने के लिए ईडी और सीबीआई जिस तरीके से कार्य की या जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में उसको कार्य करवाया गया वह एक गैर संवैधानिक तरीका था। सिर्फ विपक्ष पर ही सारे हथकंडे अपनाना, और अपनाना ही नहीं है केवल, बल्कि उसके लिए तरह तरह के ऐसे कुचक्र रचे गए, तमाम ऐसे हालात पैदा किए गए कि जिससे देश के लोगों में एक कहीं ना कहीं उलझन पैदा हुई। ईडी और सीबीआई को लेकर के जो बातें चल रही हैं समाज में, आप किसी चौराहे पर गड़ी नुक्कड़ में खड़े होकर के भी आप चर्चा करके देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे लोग बोलते हैं पाला हुआ तोता, तो पाला हुआ तोता तो अपने पसंद का राम बोलेगा। अब उससे राम बुलवाएं या अल्लाह बुलवाएं, वो तो उस घर वाले पर निर्भर करेगा कौन सी आवाज़ निकलवाना चाह रहा है। 2 फेज के चुनाव होने के बाद मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री कभी कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सत्ता आती है, कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ डर सता रहा है कि सत्ता कहीं चली ना जाए। कांग्रेस की सत्ता अगर आई तो भैंस चली, आपकी एक भैंस खोल ले जाएंगे, 2 भैंसों में से आपके महिलाओं के मंगलसूत्र तक बिक जाएंगे। तो ये इस तरह की बयानबाजी, ये जुबानी जंग है, ये हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये जबान जंग है। और जबान जंग से ही सियासत की लड़ाई अक्सर लड़ी जाती है, बाकी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं। मोदी जी की बात अगर करते हैं कि क्या कहते हैं मंगलसूत्र, 2 भैंस, 1 भैंस, फलाना ढिकाना, तो इस तरीके की बातें करके आवाम को केवल गुमराह किया जाता है। सच तो ये है किसी का भी शासनकाल आए क्या फ़र्क पड़ता है। पहले नेहरू आवास आते थे, जवाहर आवास आते थे, लोहिया आवास आते थे। आज पता चला कि आवास का नाम बदल गया, तरीका बदल गया, सिस्टम बदल गया, 5 किलो राशन पर लोग आ गए। तो लोगों को पटाना, कुछ लेते रहना, कुछ देते रहना, कुछ डराते रहना, धमकाते रहना, सत्ता पाने की चाहत रही है। लेकिन जो चर्चा आपने करी केजरीवाल की, केजरीवाल का छूट जाना जेल से अदालत के लिए लोगों के दिल में इज्जत बढ़ी है। अदालत का मान गिर रहा था, लोग समझ रहे थे कि सरकार के इशारे पर अदालतें काम करने लगी हैं। लेकिन एक ऐसे महान न्यायाधीश की एंट्री हुई जिसने बता दिया कि नहीं, अदालत अदालत होती है, कार्यपालिका न्यायपालिका का फ़र्क क्या होता है। रही बात कि केजरीवाल के आने से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, और केवल दिल्ली में ही नहीं, हर गली कूचे मोहल्ले में फ़र्क पड़ेगा, जहां केजरीवाल जाकर के अपने आंसू बहाएंगे और बताएंगे कि उन्हें किस तरीके से फंसाया गया, कैसे छोड़ा गया, कितने दिन के लिए छोड़ा गया। ये सरकार क्या कर रही है? क्या ये लोग जाकर के लॉकडाउन और कोरोना काल की मुश्किलें, आज वैक्सीनेशन पर जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, जगह जगह उसकी चर्चा हो रही है, क्या सोच रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग इसको ऐसे ही बस चेतना शून्य होकर के सब कुछ सह लेता है? आप भाजपा की वापसी की बात करते हैं, लोग पूछते हैं कोई एक कारण बता दीजिए कि भाजपा को वापस क्यों लाना है, निजीकरण कराना है। सैनिकों की लंबी चौड़ी नौकरी होती थी, ड्यूटी होती थी, बढ़िया पैसा कमाते थे, सही समय पर रिटायर होके आते थे, उनकी ज़िंदगी को अग्निवीर बना दिया गया। 700 किसानों की मौत को याद करते हैं, मजदूरों पर लाठियां पड़ती हुई आधी रात का लॉकडाउन याद आता है, गंगा में बहती हुई लाशें, तमाम ऐसे बिंदु हैं, नोटबंदी से लेकर के तमाम जगहों तक, कि जिस दृश्य को देख लीजिए, जिस सीन को याद कर लीजिए, कलेजा कंप जाता है। तो डर लगता है भाजपा के आने से। बहुत सारे लोग हैं डरे हुए हैं कि भाजपा आएगी तो क्या होगा। एनआरसी और कैग बोलते थे कि 500 रुपये और बिरयानी की दिहाड़ी पर बुलाए हुए लोग हैं, अरे ये मुस्लिम संगठन नहीं, ये तो फला है, ढिकाना है। तो
बात वो नहीं है। अपने ही देश के नागरिकों को जलील करना, मुश्किल में डालना और ऐसे ऐसे कानून पास करना जो झंझट का कारण हो, कोई वजह नहीं लगती भाजपा को वापस आना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर सत्ता नाम में आने के लिए ईवीएम नाम का कोई जिन्नात है तो हुक्म के लिए काम करेगा, फिर तो 100% उन्हें आना है। लेकिन अगर वास्तव में ईवीएम नाम की कोई चीज़ नहीं है गणेश जी, तो मान के चलिए कि हिंदुस्तान की जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है कि हर बार वादों की चाशनी में डूबे। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा भी होगा जी, और भारतीय जनता पार्टी का भी पढ़ा होगा, तो दोनों में अंतर क्या है मैनिफेस्टो में? देखिए, सपने जो दिखाते हैं वो कातिल मिजाज हैं, बर्बाद करने का उन्हें अच्छा रियाज है। सत्ता की दे के चाबियाँ हम हो गए बेखौफ, उनका कफन का धंधा है। नामी वजाज हैं। अब कौन नामी वजाज है, कांग्रेस या भाजपा? ये सवाल तो आम आवाम के लिए है। किसको चुनेगी ये आने वाले कल की बात है, और ये तो सपने हैं, हकीकत की बातें थोड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल भरे मंचों से कह रहे हैं और चीख कर कह रहे हैं, वो लगातार टेलीविजनों में और सोशल मीडिया के जरिए इस तरह का कि अगर किसी भी तरह अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा। ये बात कितनी सही है? क्योंकि उन्होंने कहा शिवराज सिंह को उठा के फेंक दिया गया, जिसकी बदौलत आज वहाँ पे सरकार हमारी मध्य प्रदेश में, फिर वसुंधरा राजे को फेंक दिया गया। देखिए, इस तरह की चीजें हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वही नहीं कह रहे हैं। हर पढ़ा लिखा आदमी महसूस कर रहा है इनके यहाँ ब्लर सिस्टम चलता है। एक हीरो को दिखाने के लिए साइड हीरो को चेहरे को ब्लर कर दिया जाता है। शंकर जी भोलेनाथ के साथ एक फ़ोटो मोदी साहब की रिलीज़ हुई थी। बहुत शंकर चौड़ा जैसी कोई महान बड़ी भारी सी कोई स्कल्पचर कोई था शिव जी का, जिसको ब्लर कर दिया गया था, मोदी जी को बढ़िया दिखा दिया गया था। आज एक वीडियो आया है जिसमें पता चला कि योगी आदित्यनाथ जी को ब्लर कर दिया गया है। भावहीन सा और मतलब जिसका चेहरा क्लियर ना होना, ब्लर होना मतलब कि चेहरे पर क्लियरिटी नहीं है, कौन है कोई लग रहा है, और अगले को प्रोमिनेंट करना, ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाना। तो इन्होंने समय समय पर हमारे देश के अच्छे राजनेताओं को जो उनकी ही पार्टी के हैं उनको ऐसे ले जाके ब्लैक बॉक्स में डाल दिए हैं कि जिसकी एक नज़ीर आडवाणी जी भी लिए जा सकते हैं। उनको इतना महान बना दिए कि फूल माला पहना करके उन्हें देवता बना दिए। लेकिन देवता तो बना दिए, लेकिन इंसानी ताकतें भी उनकी छीन ली गईं, सही काम नहीं कर सके। शायद यही वजह है कि आडवाणी जी ने राहुल को क्या कहा कि ये लोकनायक है, आने वाले कल में राहुल एक बेहतर काम करेगा। आडवाणी का इस तरीके से कहना चुनाव के दौरान, ये मोदी जी के लिए क्या समझा जाए? सवाल मीडिया से नहीं, जनता से नहीं, मोदी जी से है कि आडवाणी जी आपके कंपनी के आदमी, आपके पार्टी के आदमी होकर के जिसको आप पप्पू कहते हैं, उन्होंने पप्पू को तो बहुत बड़ी चीज़ बता दिया। तो क्या कहा जाए इसको? तो क्या लग रहा है कि इस बार का मिजाज जो 400 पार का आंकड़ा है, क्या 400 पार का आंकड़ा ला पाएगी? सवाल ये है कि अगर आपको पता है 400 पार ला रहे हैं, चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है? सरकार बना लेनी चाहिए, मतगणना की ज़रूरत कहाँ रह गई? आप तो कन्फर्म है। और देश का प्रधानमंत्री जो बोल रहा हो, कितने लाखों लोगों का प्रतिनिधि, कितने चाहने वालों का चहेता भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री अगर कह रहा है कि 400 पार, तो हमें मान लेना चाहिए 400 पार। एक संवैधानिक पद वाला व्यक्ति बोल रहा है, फिर इलेक्शन की ज़रूरत नहीं रह जाती, फिर मतगणना की ज़रूरत नहीं रह जाती। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब 5वें चरण का मतदान है और उत्तर प्रदेश हावी है, उत्तर प्रदेश और बिहार से ही सरकारें दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुआ जाता, तो यहाँ पे क्या लग रहा है? और बिहार में तेजस्वी का क्या है? देखिए, बिहार की चर्चा उत्तर प्रदेश से करना बहुत अजीब सी बात है। पहले हम बिहार को एक गया गुजरा प्रदेश मानते थे, आदत थी लोगों की एक बिहारी 100 बीमारी कह करके मजाक कर देने की। लेकिन जब पता चला हमारे 70-80 हज़ार लोग एक बार में वहाँ नौकरी पा जाते हैं, तो बिहार भाग्य विधाता जैसे दिखने लगता है। आज का नौजवान डरा हुआ है, पढ़ लिख करके भी बहुत सदमे में है, समझ नहीं पा रहा है कि इम्तहान तो दे रहा हूँ लेकिन पेपर लीक हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? अगर हमें पेपर लीक संस्कृति से आगे उठना है तो हमें एक ऐसी सरकार चुननी होगी जो सशक्त सरकार ना हो, जो एक कमज़ोर सरकार हो। कमज़ोर सरकार से तात्पर्य सबका साथ सबका विकास, हर कंपनी के लोग, हर पार्टी के लोग, देश के हर प्रदेश के लोग सदन में हो और आधी रात में घंटा बजा करके कोई निर्णय न लिया जाए, सब मिलजुल करके सरकार चलावें, सही निर्णय तभी हो पाएगा। बहुत पलटू आदमी है, उनके बारे में कहना बिल्कुल कठिन है। ऊँट ज़्यादा करवट बदलता है या वो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों बहुत तेज हैं करवट बदलने में। तो क्या लगता है फिर अगर वो करवट बदलते हैं तो ये फायदा किसको होता है? बीजेपी को होगा फायदा या नुकसान देश का होगा,
मतदाता का नुकसान होगा। जो चुनते हैं जिनको, वो सत्ता तक नहीं पहुंचते हैं, नुकसान उनका है। इसमें न नीतीश का नुकसान है, न लालू का नुकसान है, न मोदी का नुकसान है। नुकसान तो उन भोले भाले लोगों का है जो 5 किलो के मुफ्त के राशन पर जिंदगी